हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। लेक्चर 1 डुअल नेचर एंड रेडिएशन का आई होप सभी लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। और आज जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेजरली जो चीजें हैं वो तो आज यहाँ पे पढ़ेंगे। और लेक्चर 1 जो सीखा ही था वो आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से कर पाए, इसलिए वो सारी बातें अपन ने करी थी। तो लेक्चर 1 में अपन ने क्या करा था बच्चा पार्टी, फोटोन थ्योरी पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? फोटोन थ्योरी। फोटोन थ्योरी के बारे में अपन ने लेक्चर 1 में पढ़ा था। फोटोन थ्योरी में क्या पढ़ा था? फोटोन थ्योरी में पढ़ा था कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है बच्चा पार्टी, जीरो। फोटोन के बारे में पढ़ा था। सबसे पहली बात सीखी थी कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। फिर दूसरी देखा था क्या बच्चा पार्टी, इट इज चार्जलेस। फोटोन पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ही डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता। कंफर्टेबल है। तीसरी बात कर लेते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन सीखी थी अपन ने, कितनी होती है? एच न्यू होती है, या फिर एच सी बाय लेमडा कहते हैं इसे। एच न्यू बोलते हैं या एच सी बाय लेमडा कहते हैं। एच इंटू सी की वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। कब? जब वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में रखी हो। वहीं इसकी वैल्यू अपन 1240 लिख देंगे, सॉरी 124 सिंगल जीरो लिख देंगे जब वेवलेंथ किस में रखी हो, नैनोमीटर में दे रखी हो। और ये सारे आंसर किस में आते हैं? इलेक्ट्रॉन में आते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आते हैं। कंफर्टेबल है। फिर फोटोन थ्योरी में अपन ने मोमेंटम ऑफ फोटोन के बारे में डिस्कशन किया था कि एच बाय लेमडा होता है, या एनर्जी के टर्म्स में बात करूं तो ई बाय सी होता है। ये बेसिक बेसिक बातें सीख चुके हैं, बेसिक क्वेश्चंस जो है फोटॉन्स को लेके कर चुके हैं। फिर मेटल के वर्क फंक्शन के बारे में स्टडी करी थी, ठीक है, वो सारी चीजें हो चुकी है। अब आओ आज फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो डिटेल्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट समझाते हैं कि हुआ क्या था फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। अब समझना बच्चा पार्टी, फिजिक्स का पहला एक्सपेरिमेंट मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल बातें तुम्हें समझा देता हूं कि तुम्हें डाउट्स क्रिएट ना हो, ना बच्चे पूछे सर ऐसा ही क्यों हुआ, वो क्यों हो गया, फला, मतलब उल जुलूल तुम्हारे जो डाउट्स होते हैं वो ना आए। समझो, जब भी फिजिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट होता है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में कहीं भी एक्सपेरिमेंट होता है, तो एक्सपेरिमेंट आप कर ही क्यों रहे हो? पहली बात, एक्सपेरिमेंट आप इसलिए करते हो कि आपको ये नहीं पता कि जो हम प्रोसेस करने वाले हैं उसके बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे। हमें रिजल्ट्स नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे। बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, आपने बचपन में भी कभी किया होगा, मतलब क्लास में, 9th क्लास में जो स्कूल्स में नहीं लैब में कराते हैं, तो सबसे पहला काम होता है ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट करके आप ऑब्जर्वेशंस लेते हो, उसके एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओ, या आप जो भी ऑब्जर्वेशन है वो नोट डाउन करते हो। उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप क्या देते हो? फाइनली कंक्लूजन देते हो। उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप कंक्लूजन निकालते हो। तो वही प्रोसेस यहां पे भी होगा। फिजिक्स में कभी भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई ये एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट करने पे ये ऑब्जर्वेशन पाई गई। सर यही ऑब्जर्वेशन क्यों आई? इसका कोई लॉजिक नहीं, ठीक है। हमने किया, हमने ये देखा, बात आई समझ में। दूध में नींबू डाला, दूध फट गया, क्यों फट गया? हो सकता है एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं। हमने देखा दूध में नींबू डाला और नींबू डालने से दूध फट गया। बस यहाँ पे मेरी ये ऑब्जर्वेशंस थी, मैंने उस ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कर लिया। ये बात आ रही है मेरी समझ में? तो कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा, आपको सबसे पहले उसकी जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो नोट डाउन करनी होगी, उसके बेसिस पे आप कुछ कंक्लूजन कह सकते हो। क्लियर है? दूसरा आता है फिजिक्स के लॉज, जैसे न्यूटन्स लॉज हो गया, किरचॉफ्स लॉ हो गया। जितने भी लॉ पढ़ेंगे अपन, जहां पे भी शब्द आ गया लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, कूलॉम्स लॉ, जहां पे भी शब्द आ गया लॉ, लॉ का मतलब ऐसा होता है फंडामेंटल स्टेटमेंट। लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, लॉ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। लॉ दूसरी बातों का प्रूफ होता है, लॉ दूसरी बातों का एक्सप्लेनेशन होता है।
फिजिक्स के फंडामेंटल्स जो लॉ हैं वो वायलेट नहीं होते। कोई भी फिनोमेना होता है तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉज। लॉज को कभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। गलती से मैंने कोई एक ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया जिससे मैं किसी लॉ को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर मैं किसी अपने लॉजिक से, अपनी किसी बात से किसी लॉ को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तो मेरी बात, मेरा लॉजिक उस लॉ से ज्यादा फंडामेंटल हो गया। तो वो जो लॉ था पहले वो खत्म हो जाएगा। अब जो मेरा स्टेटमेंट है, मेरा जो लॉजिक है, वो फंडामेंटल स्टेटमेंट हो जाएगा, तो वो लॉ मेरे नाम से हो जाएगा। मेरी बात है, जैसे मान लो न्यूटन सर का कोई लॉ है, उसको मैंने प्रूफ कर दिया है, उसको किसी लॉजिक, दूसरे लॉजिक से मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया, तो मेरा लॉजिक न्यूटन सर के लॉजिक स्टेटमेंट से ज्यादा फंडामेंटल हो गया। मतलब वो न्यूटन लॉ रह ही नहीं जाएगा, वो अमन सर लॉ हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो कभी भी लॉ के प्रूफ या एक्सप्लेनेशंस नहीं माने जाते। लॉ दूसरी बातों का प्रूफ होता है। लॉ की मदद से हम दूसरे स्टेटमेंट, दूसरी फिनोमिनन्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। लॉ को किसी प्रूफ या लॉ सबसे फंडामेंटल बात होती है फिजिक्स में। सिमिलरली इन एक्सपेरिमेंट, सर ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, भाई हर्ट्स, लेनार्ड एंड हर्ट्स वैक्यूम ट्यूब लेके आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा, उन्हें ये ऑब्जर्वेशंस मिली। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिया, गोल्ड फॉइल रखी, उस पर अल्फा पार्टिकल डाले, ठीक है, तो कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स से अनडेविएटेड गए, कुछ थोड़ा डेविएट हुए, कुछ 180 डिग्री पे डेविएट हो गए, कुछ 90 डिग्री पे डेविएट हो गए। ये क्यों हुए, ये बात नहीं है, बात हुई कि ये डेविएशन हुआ और रदरफोर्ड ने उसको ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी दी। ये बात समझ में आई? तो कभी भी जब भी अपन एक्सपेरिमेंट की स्टडी करेंगे, तो जो भी एक्सपेरिमेंटर था, जिसने वो एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखी, बस हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट होता है, उसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन निकाल देते हैं, बस दैट्स इट। तो आओ शुरू करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई कि हम इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे लेनार्ड एंड हर्ट्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्हें क्या क्या फाइंडिंग मिली, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया था, उन ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो होता क्या है बच्चा पार्टी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यहाँ पे एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल प्लेट लिखते हैं। कोई भी ऐसा मटेरियल लेते हैं जो कि फोटो सेंसिटिव है, मतलब अगर हम उस पर लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। जिन सरफेसेस से निकल सकता है इलेक्ट्रॉन लाइट एमिट इंसिडेंट कराने पे, ऐसी सरफेसेस को, ऐसी प्लेट को फोटो सेंसिटिव प्लेट कहा जाता है। एक यहाँ पे वैक्यूम इस चैम्बर में क्रिएट किया गया, और यहाँ पे क्या किया बच्चा पार्टी, एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, और यहाँ पे क्या लगा था, एक माइक्रो एम्पियर लगा रखा था, जिससे आप नाप सकते हो करंट फ्लो हो रही है कि नहीं। तो इन्होंने देखा, समझो बच्चा पार्टी, इसको बेसिकली लॉजिक से समझाता हूँ, बहुत फंडामेंटल लॉजिक से। ये एक मेटालिक प्लेट है, ये एक मेटालिक प्लेट है, ये वैक्यूम चैम्बर है, ये मेटालिक वायर है, ये एक मेटालिक वायर है। यहाँ पे लेट से अपन ने एक माइक्रो एम्पियर लगा दिया, यहां पे अपन ने एक माइक्रो एम्पियर लगा दिया। अब यहां पे एक वेरिएबल पोटेंशियल की आपने बैटरी लगा दी, यहां पे एक वेरिएबल पोटेंशियल की आपने बैटरी लगा दी। ठीक है, एक वेरिएबल बैटरी लगा दी। अब समझो, अगर कोई सर्किट ऐसा होता है जहां पे बीच में ब्रेक होता है, तो मैं कोई बैटरी लगा भी दूं, क्या इसमें कोई करंट फ्लो हो पाएगा? नहीं। करंट को फ्लो होने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना, क्लोज होना जरूरी है। ऐसे ही ये सर्किट यहाँ पे ओपन है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक तो आ जाएंगे, लेकिन इसके आगे नहीं जा पाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ बैटरी कनेक्ट कर रखी थी, यहाँ पे कोई भी करंट नहीं मिल रहा था। अब क्या किया लोगों ने, इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इस पे इन्होंने फोटॉन्स इंसिडेंट कराए। लेनार्ड एंड हर्ट्ज ने क्या किया, लाइट सोर्स की हेल्प से, लाइट सोर्स की हेल्प से, लाइट सोर्स की हेल्प से इस पे फोटोन इंसिडेंट कराए। जब फोटोन इंसिडेंट कराए, अलग अलग तरीके की लाइट ली, अलग अलग इंटेंसिटी, खूब सारी बातें करी इन्होंने, तो इन्होंने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले,
यहां से क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले और ये इलेक्ट्रॉन्स जाके कलेक्टर प्लेट पे टकराए और यहाँ जब इकट्ठा हुए तो यहाँ पे करंट मिली। तो इन्हें समझ में आया कि लाइट इंसिडेंट कराने पे इलेक्ट्रॉन निकलता है। इन्हें क्या समझ में आया कि लाइट फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे लाइट इंसिडेंट कराने पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। यहाँ तक सभी लोग कंफर्टेबल है, क्लियर है, मस्त है, मजे में है? ठीक है। तो इसके बेसिस पे इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस, इनको इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन को देख के इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस इन्हें मिली। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो है ऑब्जर्वेशंस। इसमें क्या है बच्चा पार्टी? ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस हेडिंग लगाएं, क्या क्या मिली, और सारी की सारी ऑब्जर्वेशन आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आना चाहिए और ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ही, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या मिली, मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। देयर एग्जिस्ट सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्लिक मैक्सिमम वेवलेंथ below which no photo current is possible, no matter how long is incident photons are imparted। समझना क्या इन्होंने देखा कि मान लो दोस्त ये एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ये एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, इस पे लाइट सोर्स है, किसी लाइट सोर्स से आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हो खटाखट खटाखट। इन्होंने देखा कि यार अगर तुमने जो लाइट इंसिडेंट करा रहे हो उसके फोटॉन्स की एनर्जी, उसके फोटॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी है, उसके फोटॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी है, उसके फोटॉन्स के जो फ्रीक्वेंसी है, उस एक सट उसकी फ्रीक्वेंसी अगर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम हुई, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, मतलब कोई भी फोटो करंट नहीं मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी देर तक लाइट इंसिडेंट कराते रहे। आप 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, 4 घंटे तक, 5 घंटे तक, 6 घंटे तक, 7 घंटे तक तुम कर लाइट डालते रहो, अगर फोटोन की एक सिंगल फोटोन की एनर्जी, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी, उस सिंगल फोटोन की एनर्जी कह लीजिए या फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम हुई, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। आगे लिखे एंड दैट मिनिमम frequency is called threshold frequency। ठीक है, तो इन्होंने देखा अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो लाइट सोर्स यूज कर रहे हो उसके फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, वो मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे कम फ्रीक्वेंसी का अगर फोटोन डालोगे तो तुम 2 घंटे तक, 4 घंटे तक, 6 घंटे तक, 600 सालों तक, हजारों सालों तक, करोड़ों सालों तक इस पर लाइट मारते रहो, इक्को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्लियर है सभी बच्चों को? पहली ऑब्जर्वेशन बिल्कुल भन्नाट लेवल पे क्लियर है? सभी लोग को क्लियर है? बात समझ में आई? क्योंकि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो आपको फोटोन इंसिडेंट कराना है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से
कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन तुमने मेटल पे इंसिडेंट कराया, अब तुम 4 घंटे तक कराते रहो वो वाले फोटोन, 4 साल तक कराते रहो, 400 साल तक कराते रहो, इक्को इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट से इक्को इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा अगर इस जो लाइट इंसिडेंट करा रहे हो उनके फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई। ये बात क्लियर हुई। पहला ऑब्जर्वेशन पॉइंट, पहला ऑब्जर्वेशन पॉइंट सभी बच्चों को बढ़िया से जहर लेवल क्लियर है। दूसरी बात पहला ऑब्जर्वेशन क्लियर है। दूसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा, इफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी greater than threshold frequency is incident on metal surface, then electron may eject। ये इस बात को अंडरलाइन कर ले, मे शब्द को, मे इजेक्ट। समझना बच्चा, समझना बच्चा पार्टी। इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट का मतलब क्या है कि फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब मान लो भाई अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन तुमने मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराया तो एक को इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, कितनों घंटों तक तुम लाइट मारते रहो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये तो पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी देखा कि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आपने फोटोन मारा तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, गारंटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, गारंटी नहीं है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, हाँ या ना। में इजेक्ट निकल सकता है, कोई गारंटी नहीं है। इसको ऐसे समझो कि भाई तुम मोमोज खाने का मन था, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम गए और तुमने मोमोज की ठेलिया पे मोमोज खाए और तुमने देखा जैसे इधर उधर देख रहा था तुम निकल लिए वहां से, लेकिन जैसे ही तुम्हें निकले उसने देख लिया कि तुम निकल ले तो उसने दौड़ के तुम्हें पकड़ लिया। अब ठीक है, बैठा लिया अपनी दुकान पे, बैठाया भी नहीं, दो मारे और फिर बर्तन धुलवा रहा है। अब तुम्हारा दोस्त गुजर रहा था वहां से, अब जितने रुपए के तुमने मोमोज खाए हैं उसके उतने रुपए अगर तुम मोमोज वाले को दे दोगे तो उसका मन है वो छोड़ सकता है, और ऐसा कि नहीं ऐसी की तैसी से तो मैं छोड़ूंगा, इसे तो मैं पुलिस को दूंगा, इसको जेल में बंद करवाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर कभी इस तरीके की चोरी करने की कोशिश करोगे कहीं से तो हो सकता है कि उसका जितना नुकसान था हो सकता है वो उतने रुपए लेके तुम्हें छोड़ दे, और हो सकता है कि नहीं भाई ऐसे कैसे छोड़ दे, तुमने तुमसे पैसे भी ले ले और उसके बाद भी तुम्हें ना छोड़े। ये बात आई समझ में? ठीक है, तो ऐसे ही मेटल्स के साथ होता है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़े फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट आया तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, गारंटी नहीं है कि निकलेगा। यहां पे मस्ट नहीं आता है, मे आता है। इसी तरीके के थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल सवाल आते हैं स्टेटमेंट टाइप, जो तुम मे और मस्ट में गलत करते हो। तो ये ध्यान रखना पॉइंट नंबर 2 कि अगर इलेक्ट्रॉन आया मेटल सरफेस पे पड़ा और इलेक्ट्रॉन की फोटोन आया मेटल सरफेस पे पड़ा और फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा थी, तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन में इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है नहीं भी निकल सकता। ये बात क्लियर है। थर्ड पॉइंट लिखते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्लियर है, दूसरा पॉइंट क्लियर है एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। तीसरा पॉइंट क्या था? ठीक है नॉकआउट टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन इज, या फिर ऐसा लिखो, ऑन कोलिजन विद फोटोन electrons come out
मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन फोटोन से टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, कम आउट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, या फिर ऐसा लिखो कम आउट इंस्टेंटेनियस, तुरंत निकलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते। अप्रोक्सीमेट में ले लोगे तो 10⁻⁻10 मतलब फोटोन आया, मेटल सरफेस पे टकराया और इलेक्ट्रॉन निकलने में जो समय का टाइम लैग होता है ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 होता है। अगर ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 है तो मैं कह सकता हूं ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, मतलब वो आ रहा है, टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। फोटोन आया, मेटल सरफेस पे टकराया, इलेक्ट्रॉन निकला सटाक से, अगर निकलेगा तो इंस्टेंटेनियसली निकलता है। ऑलमोस्ट कह लो 10⁻⁻10 का टाइम लैग होता है। फोटोन के टकराने में, इलेक्ट्रॉन के निकलने में जो टाइम डिफरेंस होता है इतना छोटू सा होता है। आई होप ये तीनों पॉइंट सभी बच्चों को 100% एक नंबर कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और बढ़िया से समझ में आए होंगे। सारी बातें क्लियर है, ये एक एक पॉइंट क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं, जस्ट वेट अ मिनट गाइस, जस्ट ठीक है, नेक्स्ट बात पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, वन फोटोन कैन इजेक्ट maximum of one electron no matter what, no matter how high its एनर्जी इज। समझो इस बात को, मान लो कोई मेटल प्लेट है, उसका वर्क फंक्शन, जैसे मेरा हाथ है, ठीक है, ये एक मेटल प्लेट है, इसका वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब एक फोटोन की मिनिमम एनर्जी अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी वाला फोटोन आके टकराया तो एक को इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन मान लो कोई बहुत रईस, बहुत ही अमीर सा फोटोन आ गया, बहुत पैसे वाला, मतलब बहुत एनर्जी वाला, 5,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेटल का वर्क फंक्शन है। 5,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर मान लो कोई फोटोन आया, टकराया, तो वो ऐसा नहीं है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए थी, 5,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके एक फोटोन आया, जब वो टकराएगा तो 1,000 इलेक्ट्रॉन फ्री करा दे, ऐसी नहीं। उसके पास कितनी भी 5,000 क्या 5 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी एनर्जी होती तो भी वो मेटल को टकरा के एक बार में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री करा सकता है, वो भी मैक्सिमम। समझो, हो सकता है मान लो इस मेटल का मेरा हाथ है, ये एक, इसका वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये फोटोन आया 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, आया टकराया, तो ऐसा नहीं कि ये 10 निकाल देगा, मैक्सिमम एक निकाल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आया, इससे टकराया, खत्म हो गया, फुस, एक को इलेक्ट्रॉन ना निकले, मे इजेक्ट। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन डाल रहे हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी या से ज्यादा एनर्जी का फोटोन डाल रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, गारंटी नहीं है। और अगर निकलेगा भी तो कितनी भी एनर्जेटिक फोटोन ले आओ, कितना भी हाईली एनर्जेटिक फोटोन ले आओ, एक बार में मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। कितना भी एनर्जेटिक फोटोन हो, अगर मेटल सरफेस पे टकराएगा तो मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है एक बार में, कभी भी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा। क्या ये बात आप सभी लोग को 100%, 100% एक नंबर समझ में आई? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। क्या पॉइंट नंबर 2, 3, 4 सारे पॉइंट्स अभी तक जो मैंने ऑब्जर्वेशन के बताए क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है? आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, 4 ऑब्जर्वेशन होगी, 5वीं आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, दैट इज आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक
इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन ने क्या किया, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन थे इनके मोशन को ऑब्जर्व किया। लेनार्ड एंड हार्ड ने तो बताया इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अब वो जो निकल रहे थे उनके मोशन को ऑब्जर्व किया, सारी डिटेल एनालिसिस करी, किसने, आइंस्टीन सर ने, और अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दे पाई। तो इनकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है बच्चा पार्टी, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस पाई। के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस पाई लिख लो, या फिर इसी को बच्चा पार्टी कितने लोग ऐसे मानते हैं कि के ई मैक्स, एच न्यू क्या है, एच न्यू बेसिकली क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन है, इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा माइनस फाइव। दोनों ही इक्वेशन आप सही है। एच न्यू क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एच न्यू की जगह एच सी बाय लेमडा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फाई क्या है, मेटल का वर्क फंक्शन है। दोनों ही इक्वेशन सही हैं। पहले इसका मतलब समझते हैं, फिर इसकी इस इक्वेशन के बेसिस पे छोटी छोटी मगर मोटी बातें करेंगे, ठीक है। पहली बात, के ई मैक्स क्यों लिखा है यहां पे, तो दोस्त के ई मैक्स इसलिए लिखा है कि समझना बच्चा पार्टी, मान लो ये मेटल पे फोटोन आया, फोटोन पड़ा, इलेक्ट्रॉन फ्री भी करा लिया, और इलेक्ट्रॉन गारंटी है क्या सीधा तुरंत बाहर निकलेगा, नहीं भाई। जब मेटल में एक किसी भी मेटल सरफेस पे, जैसे मान लो ये मेटालिक प्लेट है, ये मेरा हाथ है, जरा सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे 2 4 5 8 10 इलेक्ट्रॉन होंगे या हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हजारों करोड़ों एटम होंगे और बहुत पास पास होंगे। बात समझ में, एटम की डेंसिटी कितनी ज्यादा होती है, तो हजारों करोड़ों एटम्स होंगे मेरे हाथ सरफेस पे, यहाँ पे मतलब मिलियंस में, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे बहुत ढेर सारे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा, फोटोन आएगा, टकराया, इलेक्ट्रॉन को फ्री किया, अब इलेक्ट्रॉन निकलना चाह रहा है, लेकिन निकलते ही हो सकता है ना कि किसी और दूसरे एटम से टकरा जाए, फिर तीसरे से टकरा जाए, चौथे से टकरा टकरो के अपने एनर्जी को क्या कर दे, वेस्ट कर दे। ये तो लाखों में एक, इनफैक्ट करोड़ों में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि फोटोन आया, जस्ट सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन था, उसको फ्री कराया, और इलेक्ट्रॉन भी बाय चांस, ऐसी बात है कि फ्री होने के बाद छटाक से मेटल के बाहर की तरफ गया, अंदर की तरफ नहीं गया, और किसी और एटम से या किसी और इलेक्ट्रॉन से उसका कोलिजन नहीं हुआ, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, के ई मैक्स। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, फोटोन आएंगे, टकराएगा, फोटोन आएगा, टकराएगा इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को फ्री भी करा लेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, जब निकलने की कोशिश करेगा तो बाकी अड़ोस पड़ोस वाले इलेक्ट्रॉन्स और एटम से इलेक्ट्रॉन कोलिजन करेगा, और ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होगी, उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो के ई मैक्स से नहीं निकल पाएगा। इनफैक्ट के ई मैक्स से तो करोड़ों में एक, लाखों करोड़ों में एक का एक आक इलेक्ट्रॉन होता है जो के ई मैक्स से निकल पाता है। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, लिख भी लो, इसको लिख भी लो यहां पे। के ई मैक्स इज इक्वल क्या है, काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है वो है, और ये किसके पास होती है, क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है, नहीं, ये करोड़ों में एक, या ऐसा लिखो, लाखों में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास के ई मैक्स के बराबर की काइनेटिक एनर्जी। ऐसे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, लाखों में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब लाख इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो एक आग कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है शायद कि मेटल सरफेस, फोटोन गया, मेटल सरफेस पर टकराया, इलेक्ट्रॉन को फ्री कराया, इलेक्ट्रॉन बिना अड़ोसी पड़ोसी से टकराए सटाक से बाहर आ जाए, बिना अड़ोसी पड़ोसी से टकराए सटाक से बाहर आ जाए। ऐसा इलेक्ट्रॉन लाखों में एक होता है और उसी के पास के ई मैक्स होती है, ठीक है।
ये बात क्लियर है। अब समझते हैं कि इसका क्या मतलब है इस इक्वेशन का। ये एच न्यू या एच सी बाय लेमडा, एच न्यू लिखूं या एच सी बाय लेमडा लिखूं, ये क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो समझो, मार्क तुम्हारे पास 200 रुपए हैं, ठीक है, तुम एक फोटोन हो, तुम्हारे पास एनर्जी या तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, 200 रुपए। तो 200 रुपए बोलूं एच न्यू, जो एच न्यू बोलूं या एच सी बाय लेमडा लिखूं, क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन है। एनर्जी ऑफ फोटोन, कल फोटोन थ्योरी में पढ़ाया था, इसे एच न्यू या एच सी बाय लेमडा लिखते हैं। तो फोटोन के पास जो एनर्जी थी, ठीक है, तुम एक फोटोन हो, तुम मार्केट में निकले 200 रुपए लेके, अब जा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें मान लो 200 रुपए ऐसे तो आए नहीं, कौन सा कमा रहे हो, माँ बाप से ही मांगे होंगे। तो तुमने माँ बाप को बोला कि, माँ या बाप नहीं, मतलब किसी एक को बोल दिया, मम्मी पापा में से किसी एक को बोल दिया कि मम्मी मम्मी या पापा पापा, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे जाके मार्केट से पेन लेके आना है, पेन खत्म हो गया है मेरा, ठीक है। तो मान लो 20 रुपए का पेन आना था, ठीक है, तो खुले नहीं थे, पापा के पास 200 का नोट था, पापा ने, अच्छा मम्मी से बोला था, तो मम्मी ने क्या किया, 200 रुपए का नोट तुम्हें, अरे मम्मी पापा किसी ने भी 200 रुपए का नोट दे दिया, 20 रुपए का पेन लेके आना था। अब समझो, 20 रुपए तो घर वापस आने का वर्क फंक्शन है, पेन लेके आना है, मतलब 200 रुपए लेके निकले और तुम डायरेक्ट दुकान पे गए, 20 रुपए का पेन खरीदा और घर पे वापस आ गए सीधा। तो अगर तुम 200 रुपए लेके गए तो 20 रुपए तो वर्क फंक्शन जो है पेन खरीदने में ही खर्च हो गए। अब जो बचे 200 माइनस 20, 180, वो के ई मैक्स, मतलब वो मैक्सिमम बचे हुए पैसे हो सकते। लेकिन रास्ते में कुछ घटनाएं घट सकती हैं, जैसे कि तुम्हें मोमोज का ठेला दिख गया, तुमने 80 रुपए एक प्लेट के मोमोज खा लिए, या मोमोज से निकले फिर तुमने कहा यार कोल्ड ड्रिंक भी हो जाए साथ में तो मजा ही आ जाए, 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक और खरीद ली, 100 रुपए और खर्च कर दिए। तो 100 रुपए वो और 20 रुपए का पेन, 120 रुपए खर्च कर दिया, 80 रुपए बचे। 80 रुपए लेके आ ही रहे थे कि साइकिल पंचर हो गई, पंचर बनवा लिया, 20 रुपए और खर्च हो गए, 104, मतलब फिर कितने, 80 बचे, हाँ 140 खर्च हो गए, 60 रुपए बचे। अब बस घर आ ही रहे थे, आ ही रहे थे, आ ही रहे थे, 60 रुपए साइकिल में जेब में रखे थे, पॉकेट में, साइकिल चलाते हुए 60 रुपए भी गिर गए, घर पहुंचे जीरो लेके। तो कुछ भी हो सकता है। ये तो एक आइडियल केस है कि तुम इतने मतलब अच्छे बच्चे हो कि तुमने पापा से पेन रुपए खरीदने के लिए पैसे मांगे, पापा ने पैसे दिए, तुम गए सीधा दुकान पे पेन खरीदा और सीधा 180 रुपए लाके पैसे पापा को दे दिए। ऐसे बच्चे कितने होते हैं, लाखों में एक। ऐसे कितने बच्चे होते हैं, लाखों में एक होते हैं कि भाई जो काम किया था वही किया सीधा, बाकी कोई फालतू खर्चा नहीं। ऐसे तो लाखों में तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी ऐसा लाखों में एक होता है जो के ई मैक्स लेके निकलता है। बाकी होता क्या है, फोटोन के पास जो एनर्जी होती है जब वो मेटल प्लेट पे टकराती है, फोटोन के पास जो एनर्जी है जब वो आएगा मेटल प्लेट से टकराएगा, तो बेयर मिनिमम जो मेटल का वर्क फंक्शन है, मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को जस्ट फ्री कराने के लिए ही जो एनर्जी चाहिए वर्क फंक्शन, ये तो बेयर मिनिमम खर्चा ही है। तो फोटोन आया, फोटोन ने कुछ अपनी एनर्जी दी, ठीक है, तो कुछ वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी का तो बेयर मिनिमम खर्चा ही है। अब इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, वर्क फंक्शन की एनर्जी का, वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी का खर्चा करने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर लाखों में एक हुआ तो क्या होगा, सीधा बिना किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या एटम से कोलाइड के सीधा मेटल के प्लेट के बाहर आएगा। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, मैक्सिमम टाइम क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, कोलाइड करेगा इधर उधर, थोड़ा 8-10 कोलिजन करके ही बाहर निकलेगा बेयर मिनिमम, ठीक है। तो जब कोलिजन करेगा तो एनर्जी लॉस ही होगी। तो जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम की एनर्जी जो होती है वो के ई मैक्स से कम ही होती है। लेकिन हमें आइंस्टीन ने क्या बताया कि मैक्सिमम पॉसिबल जो हो सकती है वो क्या होगी, एच न्यू माइनस 5, मतलब जो एनर्जी थी उसमें से जो बेयर मिनिमम खर्चा आता है इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने का, इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए मेटल के वर्क फंक्शन का तो बेयर मिनिमम खर्चा ही है, वो माइनस कर दोगे तो वो जो होगी एनर्जी वो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी हो सकती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास पाई जा सकती है, जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी हो सकती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास पाई जा सकती है। आई होप यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। जो भी टर्म है यहाँ पे जैसे फाई है वो क्या है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ये अपन ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एच न्यू एच सी बाय लैम्डा, फोटोन की एनर्जी ये भी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। तो
या तो फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी या वेवलेंथ दे रखा होगा, इसके बेसिस पे एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेंगे, उसमें से वर्क फंक्शन जैसे ही माइनस करोगे, मतलब बेसिकली समझ लो जो इक्वेशन आ रही है के ई मैक्स की, वो आ रही है एनर्जी ऑफ फोटोन, जो भी फोटोन होगा, जो भी एनर्जी ऑफ फोटोन होगी उसमें से वर्क फंक्शन आप माइनस कर देंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन में से अगर वर्क फंक्शन माइनस कर दोगे तो ये के ई मैक्स मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, जो किसी मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास पाई जा सकती है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। आई होप ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और इसकी छोटी छोटी मगर मोटी बातें, सारी बातें आप लोग को 100% क्लैरिटी के साथ माथे में घुस गई होंगी, कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात सभी लोग कंफर्टेबल हैं, क्लियर हैं, मस्त हैं, मजे में हैं, आगे बढ़ जाएं। छठा पॉइंट लिखते हैं बच्चा पार्टी, छठी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। छठी ऑब्जर्वेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected electrons of ejected electrons will be in will be, जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो लेस देन इक्वल टू के ई मैक्स होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बच्चा पार्टी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तुमने लाइट मारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन मेटल पे डाला, इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। अगर जो निकलेगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो के ई मैक्स, जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में देखी थी, वो के ई मैक्स से कम या बराबर हो सकती है और जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर हो सकती है। मतलब एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, मतलब लाखों में इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके पास एनर्जी एग्जैक्टली के ई मैक्स के बराबर होती है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है के ई मैक्स से कम होती है। ठीक है, तो जीरो से लेके के ई मैक्स के बीच की सारी पॉसिबल एनर्जीज हो सकती हैं इलेक्ट्रॉन पे। जीरो और के ई मैक्स के बीच की जितनी भी पॉसिबल नंबर्स हैं, जितनी भी पॉसिबल एनर्जीज हैं, सारी की सारी एनर्जीज हो सकती हैं किसके पास? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के पास। ये एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन लाखों में एक ही ऐसा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकता है कि फोटोन आया, सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन पे टकराया, इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और बिना कोलिजन किए सटाक से बाहर आया। अदरवाइज इन जनरल होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री होगा वो रैंडम मोशन में निकलेगा, खटाक से अड़ोस, इससे टकराया उससे टकराया फटाफट, और जब जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे उतने ज्यादा वो एनर्जी लूज करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि फोटोन आया, टकराया, इलेक्ट्रॉन फ्री भी हुआ, लेकिन ड्यूरिंग इतने कोलिजन कर लिए कुल पूरी एनर्जी ही लॉस कर दी और फिर वहीं पे एब्जॉर्ब हो गया वापस से एटम में। अब मतलब फोटोन आया, उसने अपना काम भी किया, इलेक्ट्रॉन फ्री भी करा दिया, इलेक्ट्रॉन फ्री भी हो गया, लेकिन वो वापस से वहीं पे कोलाइड करके अड़ोस पड़ोस में कोलाइड कर करके अपनी एनर्जी पूरी लूज कर गया और वापस से एटम के अंदर ही एब्जॉर्ब हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर ना आया। ये बात समझ में आई क्यों में इजेक्ट होता था? बिकॉज फोटोन आया, टकराया, इलेक्ट्रॉन को फ्री भी करा लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कोलाइड करके अपनी पूरी एनर्जी का सत्यानाश करके वहीं पे एब्जॉर्ब हो गया वापस से। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स से कम होगी या उसके बराबर होगी और जीरो से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। आई होप यहां तक सभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। आगे बढ़े, अब एक भन्नाट सा पॉइंट देते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है भाई अमन सर। अमन सर की कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें तुम लिख लो। क्या है? इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन is made double, then ke max will become, बहुत बार पीवाईक्यू में 2-3 बार पूछा भी जा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, विल बिकम मोर देन डबल।
तो ये स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखना, ये की पॉइंट है जिससे तुम बहुत तेजी में क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखो की पॉइंट में चेंज क्या हो सकता है, क्वेश्चन में दे रखा है अगर मान लो जो भी इंसिडेंट फोटॉन्स थे उनकी फ्रीक्वेंसी मैंने डबल कर दी, तो बताओ के ई मैक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, के ई मैक्स मोर देन डबल हो जाएंगे। वैसे मान लो क्वेश्चन में लिख के आ जाए फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज मेड ट्रिपल, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम मोर देन ट्रिपल। मान लो क्वेश्चन में लिख के आ गया इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज मेड क्वाड्रपल, 4 टाइम्स कर दी, तो के ई मैक्स पे क्या इफेक्ट आएगा, तो काइनेटिक एंड के ई मैक्स विल बिकम मोर देन 4 टाइम्स। मतलब जितने टाइम्स तुम फ्रीक्वेंसी करोगे के ई मैक्स जो होगा उससे मोर देन आएगा उस, ठीक है। ऐसा नहीं होगा फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हो तो के ई मैक्स डबल हो रहा है, के ई मैक्स मोर देन डबल हो रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी ट्रिपल करोगे तो के ई मैक्स मोर देन ट्रिपल होगा। अगर फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स कर दोगे तो के ई मैक्स मोर देन 5 टाइम्स हो जाएगा। तो ये शब्द ध्यान रखना, मोर देन। अगर फ्रीक्वेंसी को डबल ट्रिपल क्वाड्रपल करोगे तो के ई मैक्स मोर देन डबल ट्रिपल क्वाड्रपल हो जाएगा। तो ये बहुत की पॉइंट, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, जल्दी से नोट कर लो। इस पे बेस पे कई सवाल जो है तुमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। क्लियर है? सेवेंथ पॉइंट आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है, डेफिनेशन समझो। इट इज मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, it is minimum negative potential required it is minimum negative potential required to stop photo current। समझना क्या होगा, होता क्या है बच्चा पार्टी, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट था, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, बैटरी कनेक्टेड थी, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था एनोड का। तो यहां पे जो प्लेट है, इस प्लेट का तुमने मान लो जब ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो इलेक्ट्रॉन तो खींचा चला आएगा सटाक से, जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा खींचेगा, यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगा और सच यहाँ पे फोटो करंट मिलेगी, यहाँ पे माइक्रो एम्पियर वाली रीडिंग मिलेगी, मतलब बढ़िया करंट मिल रही है। यही तो हमारा ऑब्जर्वेशन था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि लाइट डाल ले लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना पहुंच पाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका एनोड का जो पोटेंशियल हम नेगेटिव कर देंगे, यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा, मतलब यहाँ पे माइनस चार्ज जैसे एक्युमुलेशन होंगे, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। तो अगर जो सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां से मेटल प्लेट तक, देखो क्या है, इसके पास वेलोसिटी है, जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसका मैक्सिमम स्पीड है, तो आता जा रहा है, उसकी स्पीड कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, बीच में जो जीरो हुई, जैसे ही जीरो हुई वो वापस से इसी प्लेट की तरफ खिंच जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, वो जस्ट मेटल पे पहुंचने से पहले पहले उसकी एनर्जी क्या हो जा रही है, जीरो, और फिर वो वहां से क्या हो जा रहा है बच्चा पार्टी, वापस लौट जा रहा है। तो उतना निगेटिव पोटेंशियल हम कर दे ताकि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी यहां तक ना पहुंच पाए। अगर वो यहां नहीं पहुंचेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पे मिला ही नहीं, तो कोई भी फोटो करंट मिलेगी नहीं, हम कह देंगे कोई फोटो करंट नहीं मिली। तो यहां पे फोटो करंट जीरो करने के लिए इसका पोटेंशियल कितना नेगेटिव करना पड़ रहा है, उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दिया जाता है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, के मैक्स जो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, के मैक्स जो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई इंटू वी स्टॉपिंग के बराबर होता है।
अब समझना बच्चा पार्टी, ये अंडरस्टूड है, बाय डेफिनेशन ही अंडरस्टूड है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन रखने की कोई जरूरत नहीं है। बाय डेफिनेशन ही हमें पता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है, हमें यहाँ पे इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, तो हम जब वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, बस स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना होगा। हमें मालूम है कि वो दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है, ठीक है, हाँ या ना। तो कभी भी जब भी ही इंटू स्टॉपिंग करेंगे यहाँ पे माइनस प्लस साइन का से नहीं घबराएंगे। और अगर तुम साइन लोगे भी तो दोनों का लो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻, तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ का भी नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं सब भूल जाओ, ठीक है, लो तो दोनों पे लो, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज नेगेटिव है, इस पे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और नहीं लो तो चार्ज को इग्नोर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे आंसर सही हैं। के ई मैक्स इज इक्वल टू ई इनटू वी स्टॉपिंग, यहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड निकालना है। ये अंडरस्टूड है कि वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है। आई होप यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक नेक्स्ट कंसेप्ट है फोटो सेल का। ये क्या है, एनसीईआरटी में जो ब्लू बॉक्स होते हैं ना वो, तो एनसीईआरटी से ये लाइन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे एक बार नीट में सवाल पूछा भी गया है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो एनसीईआरटी का ब्लू बॉक्स भी कटिंग जो भी है, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की रीडिंग की जरूरत नहीं है। ये जो पॉइंटर्स लिखाए हैं ना, ये जो पॉइंटर्स लिखाए हैं ना, ये इन पॉइंटर्स में तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी के जो की पॉइंट्स थे कवर हो गए, तुम्हें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फोटो सेल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। फोटो सेल का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही होता है। फोटो सेल होता क्या है ऐसा समझो, लिफ्ट पे कभी जाते हो, हाथ डाल देते हो सटाक से, दरवाजा खुल जाता है बंद होता वाला, तो उसके अंदर क्या होते हैं, ये फोटो सेल्स ही लगे होते हैं। होता क्या है बच्चा पार्टी, ये इसकी एमिटर प्लेट है जो कि फोटो सेंसिटिव मटेरियल की बनी है। इस पे आप क्या करते हो, इस पे जब फोटोन एमिट होता है, जब लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये क्या कर रहा है, लाइट इंसिडेंट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर कलेक्टर प्लेट पे का कलेक्ट हो रहे हैं, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन कभी भी जब इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी में फ्लक्चुएशन आएगा, इंटेंसिटी लाइट जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का अमाउंट होगा वो भी कम या ज़्यादा होगा, मतलब फोटो करंट भी मतलब बढ़ेगा या घटेगा, डिपेंडिंग अपॉन लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है घट रही है। तो जैसे ही करंट का फ्लक्चुएशन डिटेक्ट होता है तो उसे समझ में आ जाता है लिफ्ट के दरवाजे को कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट आया। जैसे ही तुम हाथ पैर कुछ डालते हो तो जो इंसिडेंट लाइट आई थी उसके अमाउंट ऑफ लाइट पे, इंटेंसिटी पे थोड़ा फर्क पड़ता है, तो जो सेचुरेशन मतलब जो करंट फ्लो हो रहा होता है उस पर थोड़ा सा फर्क आता है, तो मशीन को पता चल जाता है कि बीच में कोई हाथ आया और उसके बेसिस पे वो दरवाजा ओपन कर देती है। मैं एनसीईआरटी की लाइन करके बता देता हूँ क्या लिखा है, फोटो सेल कन्वर्ट्स अ चेंज इन इंटेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कन्वर्ट्स अ चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू अ चेंज इन फोटो करंट। वही मैंने बताया कि जब भी ये इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी में चेंज आएगा तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे थे उनकी जनसंख्या में कुछ चेंजेस आएंगे, मतलब फोटो करंट चेंज होगा। तो फोटो सेल कुछ नहीं करता है, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब जितनी लाइट इस पे पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी जब भी चेंज होगी तो फोटो करंट चेंज होगी, उस फोटो करंट के चेंज को डिटेक्ट करके वो डिवाइस काम करती है। दिस करंट कैन बी यूज टू ऑपरेट कंट्रोल सिस्टम, इस करंट के बेसिस पे कंट्रोल सिस्टम, मतलब दरवाजा बंद करना है या खोलना है, ये डिसाइड करती है लेफ्ट की मर्जी। तो कई जगह लगे होते हैं ये फोटो सेल्स। इनका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। आई होप यहाँ तक कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। बहुत बातें हो गई, 50 मिनट से बातें हो रही हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। अब क्या रेडी हो धनाधन 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 क्वेश्चन करने के लिए? आओ अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बतेरे सवाल करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल, इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ऑन मेटल वर्क फंक्शन, मेटल का वर्क फंक्शन दे रखा है, एनर्जी ऑफ फोटोन दे रखा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा सवाल है। क्या के ई मैक्स की वैल्यू एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन
माइनस वर्क फंक्शन होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो के ई मैक्स होगा क्या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, हाँ या ना? सभी बच्चे जल्दी बताएं, पक्का बताएं, सच्चा बताएं, सारे बताएं। सभी बच्चे जल्दी बताएं, पक्का बताएं, सच्चा बताएं, सारे बताएं। कंफर्टेबल है? ठीक है। तो के ई मैक्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी, या लाखों में एक होगा कोई? लाखों में एक कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी लेस देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 और 3 के बीच की कुछ भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो 3 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती। तो 1 एंड 2 आर पॉसिबल, बोथ 1 एंड 2 ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। कई बच्चे भावुक हो जाते, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां लिखा है, टिक करो, निकलो आगे, दनादन दनादन दनादन। गलत हो जाएगा, रुको जरा, मैंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? तो ये कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं। यहां न्यूमेरिकल्स, यहां पे वैल्यू उतनी घटिया नहीं है, यहां पे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है सॉल्व कर, मतलब कैलकुलेशन वाली दिक्कतें नहीं है, जो तुम्हें कंसेप्चुअली स्ट्रांग करे कि भाई के ई मैक्स आ गया। लेकिन यहां पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, के ई मैक्स नहीं पूछा है, काइनेटिक एनर्जी। तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी 0 और 3 के बीच की सारी पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल है। अगर 2 होता तो भी आंसर होता, 2.5 होता तो वो भी पॉसिबल आंसर था, 1.2 वो भी पॉसिबल आंसर था, 0.5 वो भी पॉसिबल आंसर था। ये बात समझ में आए? आउट ऑफ अवेलेबल इन चारों ऑप्शन में से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, 1 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, तो 1 और 2 दोनों पॉसिबल है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ बढ़िया से। एक ज्ञान है फ्री का, दे दूं? ले लो, तुम्हारे फायदेमंद की बात है। देखो अब बेसिक फिजिक्स प्रॉपर शुरू हो चुकी है। अब कई बच्चों के कुछ फालतू के सवाल आते हैं, ठीक है? उनके बेसिस पे मैं तुम्हारा आंसर दे देता हूँ कि सर नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट्स नोट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, रिवीजन नोट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कैसे करेंगे, हाँ याद 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 याद, लुट गए बर्बाद हो गए, इस टाइप की कुछ भी फालतू की तुम क्वेश्चन पूछते हो। तो मेरी बात सुनो, मेरी रिकमेंडेशन है, ठीक है? आप जब भी पढ़ रहे हो तो 2 रजिस्टर बनाओ फिजिक्स के। जैसे अभी तक मैंने पढ़ाया, यहां तक कंसेप्ट है, सारी बातें तुमने नोट करी। शॉर्ट नोट्स जैसी कोई चीज पे मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, ठीक है? जो नोट्स हैं उसमें से क्वेश्चन हटा दो, वो शॉर्ट नोट्स हो गए। अगर मैं कोई चीज नोट्स में लिखा रहा हूं तो वो इंपॉर्टेंट है तभी लिखा रहा हूं, फालतू में शौक या कुछ नहीं कर रहा, ठीक है? तो जहां जहां मैं क्वेश्चंस कर मतलब टॉपिक पढ़ाता जा रहा हूं वो एक सीक्वेंस में लिखते चले जाओ उस नोट कॉपी में। और जब भी क्वेश्चंस आए तो वहां पे दूसरी कॉपी में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चले जाओ। क्लियर है? ये आप एक्सरसाइज कर दो तो आपके पास नोट्स बुक अलग होगी, क्वेश्चन वाली क्या कहते हैं बुकलेट तुम्हारी अलग हो जाएगी। वही तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हो गए, उससे क्वेश्चंस खत्म हो गए, तुम देखोगे 2 पन्ने या 3 पन्ने में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर क्वेश्चंस हटा दो तो वही तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हो गए, वही तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हो गए, वही तुम्हारा मेन नोट्स हो गए। उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहो तो थ्योरी पार्ट तुम्हारा फिजिक्स का खटाक से रिवाइज हो जाएगा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है? क्लास नोट्स के क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं, फिर डीपीपी के क्वेश्चंस करने हैं। ये बार बार काम करते रहो, अपना काम हो जाएगा, ठीक है? सेकेंड थिंग इज, सर रिवीजन कैसे करें? 31 मार्च तक तो आप बता रहे हो खींच खाच के सिलेबस खत्म कर पाओगे, 10 अप्रैल डेट दे रखी है तो मई में तो एग्जाम है, कैसे करें? अभी किसने कहा है पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद ही पूरा रिवीजन एक साथ करो? कौन सी किताब में लिखा है? क्या पढ़ाई के साथ रिवीजन नहीं होता है? होता है। और दूसरी बात, भाई तुम्हें बोला था ना कि अपना दिमाग नहीं चलाना है, तो कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम है ही नहीं। थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स होने दो, जैसे ही अपना मॉडर्न फिजिक्स होगा मतलब ये डुअल नेचर खत्म हो जाएगा, एटम्स खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियाई खत्म हो जाएगा, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियाई, 3 ही चैप्टर खत्म होने दो लगभग लगभग। तो मैं तुम्हें रिवीजन टारगेट्स दिया करूंगा अपकमिंग टेस्ट का जो सिलेबस है उसके हिसाब से, प्लस पुराना वाला। तो कुछ रिवीजन टारगेट्स जब मैं बोलूंगा तो मैं वो वाला, उतने संडे बचेंगे ना भाई, जिस संडे को टेस्ट है उसको छोड़ के 3 संडे तुम्हें बच मिल रहे हैं हर महीने, तो उसमें तुम्हें कुछ टारगेट दिया करूंगा कि भाई इसको ये करना है, रिवाइज करना है।
ठीक है, तो वो तुम करते जाओगे, तुम्हारा रिवीजन खुद से हो जाए। भाई ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन लेके रहेंगे, रिजल्ट निकाल के देंगे 180 में 180 ला के रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चाहिए हमें, 3-4 बार रिवीजन चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद रिवीजन का पॉइंट ही नहीं है, हम पढ़ते जाएंगे, रिवीजन करते चले जाएंगे। ठीक है, एक बात और, मेरा एक स्कैम करने का मन है, चाहो तो कर दूं, ना चाहो तो ना करूं, क्योंकि तुम्हारी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी इसमें। ठीक है, स्कैम करने का मन ये है मेरा कि मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा डीपीपी दूंगा इसमें। बेसिकली डीपीपी क्या होगी, पीवाईक्यूज होंगे वो। ठीक है, और जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो पीवाईक्यू में नहीं है लेकिन अच्छे क्वेश्चंस जो बनते हैं, उस ऐसे करा के करीब हमें 30-40-50 सवाल का एक, मतलब 2 घंटे का एक सेशन होगा, उसमें जितने सवाल हो जाए, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे में 40-50 सवाल हो जाएंगे अगर थ्योरी ना पढ़ानी हो। तो संडे को मैं सोच रहा हूँ रिकॉर्ड कर दूँ, मंडे को अपलोड हो जाएगा, तो तुम्हें एज अ लेक्चर ही मतलब ऑब्वियसली मतलब मेन लेक्चर टाइम में नहीं, तुम्हें मतलब आफ्टर आवर इवनिंग आवर्स में तुम देख सकते हो। वो ऑप्शनल होगा, जिसको मन आए, जिसको लगता है कि सर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी, आओ करो मेरे साथ उसमें। जिसको लगता है अरे हम तो बॉन्ड है क्या, हमने जितने क्वेश्चन कर लिए उतने ठीक है, तो भाई ना करो। ठीक है, इनफैक्ट डीपीपी और जो क्लास नोट्स में कराऊंगा वो भी मोर देन सफिशिएंट, संडे वाला मैंडेटरी नहीं है, अब चाहो तो कर लो। अब सर इसमें स्कैम क्या है, स्कैम ये है कि वो मेन लेक्चर में नहीं शो होगा। ठीक है, वो डीपीपीज वाले में लेक्चर, क्योंकि मैं थोड़ी ना मतलब टीम को बोलूंगा कि एक मेरा लेक्चर एक्स्ट्रा चाहिए, वो तो कह देंगे सर ऐसे कैसे हम एक्स्ट्रा लेक्चर आपको अप्लाई अलाउ कर दें। लेकिन डीपीपी का सॉल्यूशन तो अलाउ कर देगी टीम, तो मैं उन्हें बिना बताए एक 2 घंटे की डीपीपी रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपस की अपनी बात है। ठीक है, तो तुम उसे संडे को मैं दे दूंगा, तो मंडे अपलोड हो जाएगी, तो तुम उसे देख लेना। तो ऐसे जहाँ जहाँ मुझे लगेगा बीच में कि यार ये चैप्टर हो गया, इसमें थोड़े और सवाल कराने चाहिए थे, तो मैं संडे को एक बड़ा लेक्चर रिकॉर्ड करके वो डीपीपी के, मतलब वो ऐसा नहीं है कि लेक्चर नंबर 4 आ रहा है इसका 5 आ रहा है, वो डीपीपी नंबर जो एक्स्ट्रा जो भी डीपीपी होगी, एक डीपीपी मिलेगी बेसिकली, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, उसका सॉल्यूशन पूरा अपलोडेड होगा। तो वो डीपीपी वाली जो फाइल लेक्चर होगी वो तुम देख लेना। ठीक है, मतलब वो सॉल्यूशन वाले उसमें मिलेगा, तुम्हें मेन लेक्चर वाली लाइन में नहीं मिलेगा, ये स्कैम है बेसिकली। ठीक है, तो जिसको कर मन हो बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं ऐसा कर दूंगा। मुझे भी ज़्यादा मेहनत करने का बहुत ज़्यादा शौक तो नहीं है ना, तो अगर तुम्हें रिक्वायर्ड है कि हाँ सर ऐसा कर दोगे तो मज़े ही आ जाएंगे, हमारा बेनिफिशियल है, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं रिकॉर्ड करके तुम्हें दे दूंगा, और तुम डीपीपी के सॉल्यूशन वाली जहाँ मिलते हैं वीडियो सॉल्यूशंस, वहाँ पे जाके तुम देख लेना। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल करते हैं। इन प्रीवियस क्वेश्चन केई मैक्स, अगर पिछले क्वेश्चन में केई मैक्स पूछा होता तो आपका आंसर आता 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर केई मैक्स पूछा होता तो आंसर जाता ऑप्शन नंबर 1। अगर केई की जगह केई मैक्स पूछा होता ऑप्शन नंबर 1 जाता। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखा है तो ऑप्शन 1 एंड 2 जाएगा। तो पहले 2 क्वेश्चन समझ में आए कंसेप्चुअली, तुम्हें रीड करना है कि लिखा पूछा गया केई मैक्स पूछेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर जाएगा, लेकिन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछा है, मैक्सिमम शब्द नहीं यूज किया है, तो 3 और 0 के बीच के जितने भी पॉसिबल ऑप्शन थे वो आएंगे। आई होप सभी लोग को कंफर्टेबल होगा, क्लियर होगा, मस्त होगा, मजे में होंगे। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अ फोटोन ऑफ लैम्डा दे रखा है 2000 एंगस्ट्रॉम, इंसिडेंट ऑन ए मेटालिक सरफेस हैविंग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है 6200, देन द केई मैक्स ऑफ द एमिटर। देखो, क्या ये लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं? अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पता है तो क्या बच्चा पार्टी मेटल का वर्क फंक्शन hc/लैम्डा थ्रेशोल्ड ही लिखते हैं? थ्रेशोल्ड लैम्डा या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो इसीलिए दे रखे हैं ताकि तुम वर्क फंक्शन पता कर पाओ। तो कभी भी थ्रेशोल्ड लैम्डा या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो वहां से सबसे पहले वर्क फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क फंक्शन hc/लैम्डा से h इंटू सी की वैल्यू मोहब्बत में 1240 लिखते हैं जब भी एंगस्ट्रॉम में लैम्डा दे रखा हो। ये कितना दे रखा है एंगस्ट्रॉम में? 6200 एंगस्ट्रॉम। 00 कट गया, ये कट गया 2, तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो फोटोन आ रहा है केई मैक्स,
इज इक्वल टू एस सी बाय लेमडा माइनस वर्क फंक्शन लिखते हैं। जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी की वेवलेंथ कितनी है 2000, तो उसकी एनर्जी एच सी बाय लेमडा पहले निकालोगे। एच इंटू सी की वैल्यू क्या बच्चा पार्टी, भारतीय संस्कृति में 12400 बताई गई है। लेमडा की वैल्यू 2000 बताई गई है। माइनस वर्क फंक्शन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बच्चा पार्टी 00 से 00 गया। अगर इसको काट दूं तो क्या बच्चा पार्टी ये 6.2 हो जाएगा। 20 से काट दूं 124 को तो 6.2 हो जाएगा। तो क्या बच्चा पार्टी सॉल्व करेंगे सभी लोग तो के मैक्स की वैल्यू 6.2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। जल्दी बताएं, पक्का बताएं, सच्चा बताएं, सारे बताएं। यहां के मैक्स ही पूछा गया है, के मैक्स की वैल्यू आ गई 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल है, मस्त है, मजे में है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट सवाल पीवाईक्यू है, 1998 में पूछा हुआ सवाल है। लिस्ट लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट है, फॉल की जाती है ऑन ए सेंसिटिव प्लेट विद फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी सेंसिटिव प्लेट पे गिराई जाती है जिसका वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड विल बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड विल बी पूछा गया। तो कैसे निकालेंगे बच्चा पार्टी। के मैक्स इज इक्वल टू एस सी बाय लेमडा माइनस वर्क फंक्शन लिखते हैं। वर्क फंक्शन तो आपको दे रखा है 1.9, एच सी बाय लेमडा, एच सी की वैल्यू कितनी है 12400, लेमडा कितना है 5000, माइनस वर्क फंक्शन कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगा के मैक्स। सॉल्व करेंगे 00 से 00 कट जाएगा, 5 से काट दो तो 5 2 जा 10, 2 और 4 तो 5 4 जा 20, 4 और 0 तो 2.48। 50 से 124 को 50 से काट दोगे तो 2.48 हो जाएगा। तो जो के मैक्स हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा 2.48 माइनस 1.9। तो 2.48 में से 1.9 माइनस कर दोगे तो मेरे ख्याल से 0.58 बचना चाहिए। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना बचेगा 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी है, बाकी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी 0 और 5.8 5.0 और 0 से लेके 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की होनी चाहिए। तो 0 से लेके 0.58 के बीच की क्या सिर्फ एक ही वैल्यू है ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे के मैक्स अगर 0.58 है तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी 0.58 होगी, 0.58 से कम होगी, 0 और 0.58 के बीच में होगी। तो 0.58 से कोई भी छोटा ऑप्शन यहां पे था नहीं, बाकी सारे बड़े, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल 1989 में पूछा हुआ सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन एन एल्युमिनियम सरफेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज। फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी तुमसे पूछा गया है, मतलब के मैक्स पूछा गया है। तो के मैक्स को क्या बच्चा पार्टी एच न्यू माइनस 5 बताया गया है शास्त्रों में। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट ऑफ रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ 6 पॉइंट, ये क्या दे रखा है बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एनर्जी दे रखी है, मतलब एच न्यू की ही वैल्यू दे रखी है, एनर्जी ऑफ फोटोन दे रखी है ये। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन, क्वेश्चन को रीड करके समझ में आ रहा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब डायरेक्टली रेडिएशन जो है फोटोन की एनर्जी दे दी, फ्रीक्वेंसी लेमडा ना देके डायरेक्टली एनर्जी ऑफ फोटोन दे दी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑन ए अल्युमिनियम ऑफ
ऑन एन एल्युमिनियम सरफेस, काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, वर्क फंक्शन दे रखा है, तो बहुत ही सिंपल हो गई, 6.2 तो एनर्जी ऑफ फोटोन हो गई, माइनस वर्क फंक्शन कितना है 4.2, तो के ई मैक्स ही पूछा गया था, तो के ई मैक्स की वैल्यू सभी लोग बताएं क्या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, हाँ या ना? आप समझना, ये जो एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही, ऑप्शंस किस में है, जूल में है, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना मैंने बताया है 2, तो नंबर था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल्स में कन्वर्ट करना है तो क्या 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई किया जाता अपने भारत में, बिल्कुल, तो आप भी मल्टीप्लाई कर दें, क्या ये 3.2 इंटू 10⁻⁹ जूल हो जाएगा आपका फाइनल आंसर? 3.2 इंटू 10⁻⁹ जूल विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल 1991 में पूछा हुआ सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, मेटल का वर्क फंक्शन फाई दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखी है, तो एच सी बाय लेमडा की वैल्यू आपको दे रखी है 12400 अपॉन 3000 कर दोगे तो 2 जीरो तो गायब हो गए, 3 से काट दोगे, 3 4 जा 12 फिर आ जाएगा 3 1 जा 3 10 4.13, तो एच सी बाय लेमडा जो एनर्जी ऑफ फोटोन हो गई वो आ गई 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद वेलोसिटी, तुमसे यहां पे क्या है दोस्त, तुमसे जो है उसकी के ई मैक्स नहीं पूछी है, वेलोसिटी पूछी है, थोड़ा झगड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, सॉल्व करते हैं, झगड़ा मतलब कैलकुलेशन। क्या बच्चा पार्टी, के ई मैक्स की वैल्यू एच सी बाय लेमडा माइनस वर्क फंक्शन लिखा गया था, एच सी बाय लेमडा सॉरी, एच सी बाय लेमडा की वैल्यू 4.13 है, इसको अप्रोक्सीमेटली देखो, ये सारे ऑप्शन में सिर्फ पावर चढ़ी है, तो 4.13 को अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 2 लिख लूं कोई बुरा मानेगा, -1 वर्क फंक्शन, तो के ई मैक्स आ गई 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सहमत है? के ई मैक्स को क्या हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ m इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 3.2, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो यहां पे सारे टर्म्स मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की भी एसआई यूनिट मतलब जूल यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का प्रयोग करूंगा, हाँ या ना? अब समझना, ये 2 भी इधर भेज दो, ठीक है, 1.6 इंटू 3.2 यहीं पे यूज कर लेता हूं जगह, देखो बच्चा पार्टी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 3.2, 1.6 इंटू 2 कर दोगे क्या 3.2 हो जाएगा, 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये m उधर भेज देंगे, क्लियर है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चा पार्टी, 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31। अब देखो 3.2 इंटू 3.2 9 से जस्ट बड़ा होगा, नीचे भी 9.1 है, क्या इन सबको आपस में काट दें, बिकॉज वैसे भी पावर आगे की डिजिट नहीं दे रखी है, 3.2 इंटू 3.2 अप्रोक्सीमेटली 9 के आसपास ही वैल्यू होगी, 9.1 से काट दिए, दोनों खत्म कर दिए, अब सिर्फ पावर बची, 10⁻⁻31 को ऊपर भेज दोगे, क्या 10⁻+31 हो जाएगा, तो क्या बच्चा पार्टी अगर मैं बात करूं वी स्क्वायर की 10⁻31 इंटू 10⁻⁻19, मतलब 31 में से 19 माइनस कर दो, ठीक है, तो 10⁻12 बचेगा, क्योंकि यहां पे पावर 2 है, तो v इज इक्वल टू √10⁻12, क्या मतलब 10⁻6 आ जाएगा, तो 10⁻6 मीटर पर सेकेंड विल बी द करेक्ट चॉइस, दैट इज ऑप्शन नंबर
जिसको ये रूट वाला स्टेप नहीं समझ में आया तो यहाँ पे बेसिक मैथ लग रही है। बेसिकली मैंने बताया था पावर को डायरेक्टली काट भी सकते हैं, या पावर एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो 1/इनवर्स होके जाती है, तो इधर भेजोगे तो पावर कितना हो जाएगा। क्या यहाँ से v इज इक्व टू 10⁻12 है, होल की पावर हाफ लिख सकता हूँ। क्या वेलोसिटी यहाँ से 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो यहाँ से अपने पास आ गई कि इजेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्पीड जो होगी वो 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के आसपास की होगी। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। सहमत हैं? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल का वर्क फंक्शन दे रखा है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल ऑफ माइनस इतना। समझो इस लैंग्वेज को पढ़ो। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल ऑफ -1.2 वोल्ट। मतलब क्या ये तुम लोग को लैंग्वेज पढ़ के समझ में आया कि ये एक स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है? लैंग्वेज पढ़ के ये समझ में आया कि ये एक स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, हाँ या ना? क्लियर है? अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में देखो, ये इक्वेशन होती थी के ई मैक्स इज इक्व टू एस सी बाय लेमडा -5। अगर मैं इसकी जगह ई इंटू वी स्टॉपिंग की बात करूं तो एच सी बाय लेमडा -5 इसकी जगह ये पुट कर सकता हूं, हाँ या ना? यहां तक सहमत हैं? अब देखना, मैंने बताया था वो नेगेटिव पोटेंशियल तो यहाँ माइनस मेंशन है, लेकिन जब भी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लगते हैं, इसका मैग्नीट्यूड पुट करते हैं। ये तो बता रखी है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो लॉजिक मैंने बताया था कि हमें पता है कि वो नेगेटिव पोटेंशियल है। दूसरा लॉजिक ये बताया कि अगर यहाँ पे माइनस पुट करोगे तो इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज माइनस का 1.6 होता है, माइनस माइनस अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुल मिला के उस झंझटों में ही ना पड़ो। जब भी अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पॉजिटिव दे रखा हो या नेगेटिव, तो हमें पता होता है नेगेटिव, लेकिन हमें वैल्यू पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ही पुट करना है सर। एच सी बाय लेमडा वर्क फंक्शन दे रखा है, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन कैन बी स्टॉप्ड बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल देन। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी है। एच सी बाय लेमडा जो कि एनर्जी ऑफ फोटोन है वो निकालनी है। वर्क फंक्शन की बात करें कितना था, 3.5 था। ये टर्म इधर पहुंच जाएगा, मतलब एच सी बाय लेमडा जिसे एनर्जी ऑफ फोटोन कहते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी बाय लेमडा, इसकी वैल्यू ये टर्म इधर आएगा तो 3.5 प्लस 1.2 हो जाएगा, दैट इज 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो अगर किसी मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस का 1.2 वोल्ट है, मतलब मैग्नीट्यूड में 1.2 वोल्ट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। ये बात क्लियर है? तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन जो होगी 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप सभी लोग क्लियर है। यहां तक सभी लोग सहमत हैं? इफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये गलत, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बी इफ हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बी यूज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल राइज। करंट की मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, फोटो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो करंट के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आगे चल के ग्राफ्स वाले पोर्शन में देखेंगे। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तुम अभी के बेसिस पे सही नहीं बता सकते, गलत नहीं बता सकते, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं, अभी पढ़ाऊंगा ये कि भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने घटाने से क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने से क्या होता है, ये सारी बातें भी पढ़ने वाले हैं। When the energy of photon is 3.5 electron volt, the photoelectric current will be maximum। नहीं, फोटोन की एनर्जी 3.5 होगी
तो वर्क फंक्शन में ही खत्म हो जाएगा, के ई मैक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फोटोन पहुंच भी नहीं रहे होंगे। इनफैक्ट जब हमने सॉल्व किया तो हमें पता चल गया ना, पहला ही ऑप्शन सही है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाकी 3 देखने ही नहीं थे। आई होप यहाँ तक क्लियर होंगे। बाकी अभी तुम जब आगे की नॉलेज पढ़ाएंगे उसके बाद तुम बाकी वाले सवाल भी कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से सॉल्व करें। ए फोटो सेंसिटिव मेटालिक सरफेस हैज वर्क फंक्शन, कोई फोटो सेंसिटिव मेटालिक सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन h न्यू नॉट है। ए फोटोन ऑफ एनर्जी 2h न्यू नॉट फॉल्स ऑन दिस सरफेस, द इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद अ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 4 into 10 to the power 8 meter per second. When the photon's energy is increased to 5h न्यू नॉट, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है। कैसे करोगे, जल्दी से सॉल्व करके बताओ बच्चा पार्टी, जल्दी से ट्राई करेंगे एक बार, फिर मैं बताता हूं। तो देखो दोस्त, सवाल करते हैं। फोटो सेंसिटिव मेटालिक सरफेस हैज वर्क फंक्शन। तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वर्क फंक्शन, फाई की वैल्यू h न्यू नॉट दे रखी है। फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 2h न्यू नॉट फॉल्स ऑन द सरफेस, द इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद अ मैक्सिमम वेलोसिटी। समझो, सिर्फ यहां तक क्वेश्चन पढ़ा, यहां तक वाले सवाल को कर लेते हैं। क्या बच्चा पार्टी, समझो, के ई मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, h न्यू माइनस वर्क फंक्शन लिखते थे। एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है, 2h न्यू नॉट। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या दे रखी है, एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू 2h न्यू नॉट दे रखी है, वर्क फंक्शन h न्यू नॉट दे रखा है। तो क्या बच्चा पार्टी, के ई मैक्स की वैल्यू इस केस में h न्यू नॉट हो जाएगी। क्लियर है। मैक्सिमम, तो के ई मैक्स के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है वो 4 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड आ रही है, ठीक है। इसको के ई मैक्स 1 लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्लियर है, हाँ या ना। सेकेंड केस की बात करते हैं, वो व्हेन द फोटोन एनर्जी इज इंक्रीज टू 5h न्यूटन। सेकेंड केस में जो के ई मैक्स आ रही है वो वर्क फंक्शन h न्यू नॉट है। सेकेंड केस में जो फोटोन की एनर्जी है वो 5h न्यू नॉट कह रहे हैं, लिख दो भाई 5h न्यू नॉट। क्या वर्क फंक्शन, फोटोन की एनर्जी चेंज करने से क्या वर्क फंक्शन चेंज होगा, वर्क फंक्शन तो मेटल का यही रहेगा, -h न्यू नॉट। तो क्या बच्चा पार्टी, 4h न्यू नॉट आ गया के ई मैक्स 2। यहां तक क्लियर है भाई। जब आपने 2h न्यू नॉट का फोटोन की एनर्जी इतनी इम्पार्ट करी तब के ई मैक्स की वैल्यू ये आई फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में जब आपने फोटोन की एनर्जी ये इम्पार्ट करी तो के ई मैक्स की वैल्यू ये आई। अब समझो बच्चा पार्टी, काइनेटिक एनर्जी के बेसिक्स पे जाओ। कितने लोग मानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² ही होता है। तो फर्स्ट केस में जो काइनेटिक एनर्जी आई और सेकेंड केस में जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहना है। हाँ, फर्स्ट केस में लेट्स से वेलोसिटी v1 स्क्वायर है, सेकंड केस में वेलोसिटी v2 है, तो इसके बराबर। फर्स्ट केस में जो के ई मैक्स आई वो के ई 1, सेकंड केस में जो के ई काइनेटिक एनर्जी आई के ई 2, वो ½ mv1 स्क्वायर, हाफ एम, फर्स्ट केस में जो वेलोसिटी v1 है, सेकंड केस में वेलोसिटी v2, क्या इसके बराबर होगा। क्या बच्चा पाठक, काटे पीटी मचा दे, हाफ से हाफ निपट जाएगा, m से m निपट जाएगा। क्या बच्चा पार्टी, इसको मैं v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो हमें पता चल गया कि के ई 1 अपॉन के ई 2 का रेशियो बेसिकली v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर को क्या v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। और के ई 1 कितनी आई थी अपने पास, h न्यू नॉट। के ई 2 कितनी आई थी, सेकेंड केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, 4h न्यू नॉट। तो यहां से भी क्या ये कट जाएगा, मतलब बेसिकली ये 1/4 आ जा रहा है। मतलब v1 अपॉन v2 अगर मैं निकालूं तो √1/4 आ जाएगा, दैट्स कम आउट टू बी 1/2। v1 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 4 into 10 to the power 8 दे रखी है। v2 इज इक्वल टू 1/2, v2 इज इक्वल टू 4 into 2, 8 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड।
तो सेकंड केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो 8 इंटू 10⁸ होगी। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। सभी लोग सहमत हैं? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, हाँ या ना? नेक्स्ट सवाल पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। For a photoelectric emission from a certain metal, the cutoff frequency is V. Cutoff frequency, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड, कट ऑफ, ये सब किसके लिए यूज किए थे? वर्क फंक्शन। अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू है, मतलब मेटल का जो वर्क फंक्शन होगा वो एच न्यू के बराबर होगा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब बेसिकली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है मेटल के लिए, मतलब जो मेटल का वर्क फंक्शन, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता होती तो मेटल का वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट लिखते थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो अगर न्यू जो है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो मेटल का वर्क फंक्शन ये होगा। ये पहली बात क्लियर हुई। क्वेश्चन में क्या है? इफ द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 न्यू impinges on the metal plate the maximum possible velocity। क्या बच्चा पार्टी केई मैक्स को भारतीय संस्कृति में एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिखते हैं? एच इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट करा रहे हैं? 2 न्यू नॉट। एनर्जी ऑफ फोटोन ये हो गई माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या एच न्यू है। तो सॉल्व कर लोगे, 2 एच न्यू में से एच न्यू माइनस करोगे तो क्या एच न्यू आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तुमसे पूछा क्या है? द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पॉसिबल, तो के ई मैक्स को क्या हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स लिख सकते हैं इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहां से बच्चा पार्टी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h न्यू बाय एम आ जाएगा। सिंपली सॉल्व करके क्या वेलोसिटी की वैल्यू रूट टाइम्स 2h न्यू बाय एम आ जाएगी, हाँ या ना? सभी लोग इस बात से सहमत हैं, मस्त हैं, मजे में है। नीट 2013 में पूछा हुआ सवाल है, मैच करा लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। कंफर्टेबल है? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज डबल देन द काइनेटिक एनर्जी, मैंने बताया था अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन डबल करोगे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मोर देन डबल। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ट्रिपल कर देते काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती? मोर देन ट्रिपल। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन मेड क्वाड्रपल्ड तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती? मोर देन क्वाड्रपल्ड। तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मोर देन डबल हो जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। नेक्स्ट सवाल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इन पीईई क्या लिखा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, शॉर्टकट है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। जरा बच्चा पार्टी इक्वेशन लिख लो जरा एक बार। क्या के ई मैक्स की वैल्यू हमारे भारत में एच न्यू माइनस 5 बताई गई है? तो जो के ई मैक्स है ये फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे डिपेंड कर रही है। इसको थोड़ा और कायदे से लिखें तो के ई मैक्स बेसिकली एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन फाई किसकी प्रॉपर्टी होती थी? मेटल की प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती थी। तो क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे, हाइट नहीं लाइट पे डिपेंड करेगी? बिल्कुल करेगी। क्या एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू, क्या जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है क्या इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है? बिल्कुल। तो इस पे तो डिपेंड करेगी। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है? मेटल पे कितने इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। फोटोन, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर इंसिडेंट पर सेकेंड, इसको अंग्रेजी में पता क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में कई जगह इसी की जगह नाम यूज करेंगे इंटेंसिटी। बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। तो जो फोटो के ई मैक्स होती है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट या नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड गिर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। नेचर ऑफ मेटल, बिल्कुल वर्क फंक्शन जो है नेचर ऑफ मेटल पर तो डिपेंड करता है।
तो 3 पे तो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो किसका इंडिपेंडेंट होता है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, इंडिपेंडेंट। तो ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2, 3 पे तो डिपेंड करता है, 2 पे डिपेंड नहीं करता। आई होप यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। आगे बढ़ते हैं। इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट ऑफ 10 to the power 20 photons per second, ठीक है, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इफ 10 to the power 20 photons per second इंसिडेंट हैविंग एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज, हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंड वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड दे रखा है इतना, देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। तो क्या बच्चा पार्टी, याद करो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए जो इक्वेशन लिखाई थी, E इंटू वी स्टॉपिंग इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव लिखाई थी। क्या इसका कोई यूज है, ये एक डमी डाटा है। कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड किसी मेटल पे गिर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये एक्स्ट्रा डेटा है, तुम्हें परेशान करने के लिए दे रखा होता है एग्जाम में, ताकि तुम देख के डर जाओ, हाय दैया क्या हुआ। क्लियर है। हैविंग एनर्जी ऑफ ईच फोटोन की एनर्जी कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच न्यू क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये हमें दे रखी है कितनी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस वर्क फंक्शन, कैथोड का वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E इंटू वी स्टॉपिंग कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 वोल्ट मैग्नीट्यूड में। लेकिन हम सबको मालूम है स्टॉपिंग पोटेंशियल की बाय डेफिनेशन का नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड तो मैं पता चल गया, लेकिन अगर मैं विद साइन लिखना चाहूं स्टॉपिंग पोटेंशियल को, तो बेसिकली माइनस का 3 वोल्ट आएगा आंसर। आई होप समझ में आया। माइनस क्यों आया, बिकॉज हमें पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या, नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल होता है। ठीक है, एनोड का कौन सा नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनोड पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनोड पोटेंशियल। तो एनोड पे माइनस का 3 वोल्ट अगर पोटेंशियल लगाओगे, तब जाके फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी एनोड पे कलेक्ट नहीं हो पाएगा। आई होप यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे। जब भी इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही फिट करेंगे, इस फॉर्मूले से वैल्यू सॉल्व होके आएगी तो पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन हमें पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव होता है। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। आगे बढ़े और कुछ खतरनाक बातें, कुछ खतरनाक नए कंसेप्ट पढ़ें। हेडिंग लगाइए, ग्राफ ऑफ के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी। समझना बच्चा पार्टी, क्या जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तुमने लिखी है, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव ले रखा है, क्या यही इक्वेशन है। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, वाई एक्सिस पे मैंने लिखा के मैक्स और एक्स एक्सिस पे मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी और 1/λ। एक्स एक्सिस पे ग्राफ में यहां पे या तो फ्रीक्वेंसी दिया होगा या 1/λ, दोनों दिया हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, एक बात समझना, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ बनाते कैसे, ग्राफ बनाते हैं इक्वेशन से। क्या वाई एक्सिस पे के मैक्स है तो इसकी जगह वाई लिख दिया, एक्स एक्सिस पे क्या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की जगह एक्स रख दिया, बाकी जो बचा हुआ टर्म है ये एच हो गया, ये माइनस का फाइव हो गया। अब अगर बच्चा पार्टी मैं y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं, तो कितने बच्चे मानते हैं m इज इक्व टू स्लोप h प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होगा। जो स्लोप होगा इस लाइन का वो प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होगा, और इंटरसेप्ट की वैल्यू माइनस का वर्क फंक्शन होगी, माइनस टाइम्स नेगेटिव वर्क फंक्शन होगी। क्लियर है। तो हमें ये समझ में आया, पहली बात तो कंपेयर करके y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से देखा, इस लाइन से कंपेयर हो रही है, मतलब जो इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन से जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ क्या होगा, अभी 1/λ भूल ही जाओ,
अभी से फ्रीक्वेंसी ध्यान रखो। जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, जिसका स्लोप क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, वो भी पॉजिटिव आया है। स्लोप पॉजिटिव मतलब स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी दोस्त, अभी अभी बेसिक मैथ्स पढ़ा था थोड़े दिन पहले, क्या कुछ इस तरीके का बनेगा। क्या ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप इंटरसेप्ट निगेटिव है, ये वैल्यू जो होगी माइनस के फाई के बराबर होगी। ये जो इंटरसेप्ट होगा ये वैल्यू जो होगी नेगेटिव, मतलब वर्क फंक्शन माइनस नेगेटिव ऑफ वर्क फंक्शन बता रही हो, माइनस फाइव के बराबर होगी। ये वैल्यू जो होगी माइनस फाइव, मतलब वर्क फंक्शन यहां से मिल रहा होगा। और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होगा। ये बात सभी बच्चों को 100% समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाइए, ग्राफ ऑफ के मैक्स वर्सेस 1/λ। काइनेटिक एनर्जी और 1/λ का ग्राफ देखना चाहें तो देखो बच्चा पार्टी, क्या इक्वेशन जो लिखते हैं के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू, सॉरी एच न्यू की जगह एच सी बाय लेमडा माइनस वर्क फंक्शन लिखते हैं। अगर इसे मोहब्बत में एच इंटू सी अलग लिख दूं, 1/λ अलग लिख दूं, माइनस प्लस टाइम्स माइनस फाइव लिख दूं, कोई बुरा मानेगा? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अब मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं एक्स एक्सिस पे 1/, क्योंकि हमें किस में 1/λ और के ई मैक्स में ग्राफ चाहिए। 1/λ एक्स एक्सिस पे, तो 1/λ की जगह एक्स लिख दो। के ई मैक्स वाई एक्सिस पे, तो के ई मैक्स की जगह वाई लिख दिया। एच इंटू सी, एच इंटू सी, 1/λ की जगह एक्स पुट कर दिया, प्लस माइनस का फाइव। अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करूं तो इस केस में जो m होगा, क्या वो m मतलब स्लोप, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जो m होगा, क्या कंपेयर करके तुम बता सकते हो, क्या कंपेयर करके तुम बता सकते हो दोस्त कि ये जो m है बेसिकली h इंटू सी के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू स्पीड ऑफ लाइट। तो जो स्लोप आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, h इंटू सी, और इंटरसेप्ट अभी भी नेगेटिव ऑफ वर्क फंक्शन माइनस फाइव के बराबर होगा। तो जब भी ग्राफ 1/λ से 1/λ और के ई मैक्स के बीच में प्लॉट करोगे तो जो स्लोप होगा वो h इंटू सी, स्लोप आया पॉजिटिव ही है लेकिन स्लोप की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। जो ग्राफ प्लॉट होगा वो वैसा ही होगा। ठीक है, ग्राफ की शक्ल बस वही सेम होगी, बस इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा h इंटू सी होगा, और ये जो इंटरसेप्ट होगा ये वैल्यू, ये क्या बता देगी, वर्क फंक्शन, ये माइनस का फाइव होगा। ये इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस फाइव। ये जो मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक की लेंथ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वर्क फंक्शन के बराबर होगा। कंफर्टेबल है, क्लियर? ये क्यों बताया, देखो जनरली किताबों में देखोगे यही ग्राफ मिलेगा, लेकिन ये किताबों में भी है और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ये वाला वर्जन के ई मैक्स और 1/λ का ग्राफ एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा है, तो मुझे लगता है कि इस बार इसके आने की संभावना ज्यादा है। तो इसको तुम ध्यान रखना कि अगर के ई मैक्स और 1/λ का ग्राफ बनाएगा शक्ल वही आएगी, बस स्लोप की वैल्यू एच सी होगी। और अगर के ई मैक्स वर्सेज फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओगे तो स्लोप किसके बराबर होगा, एच के बराबर होगा। क्या यहां तक सभी बच्चे 100%, 100%, एक नंबर सहमत हैं, क्लियर है? जल्दी बताएं, पक्का बताएं, सच्चा बताएं, सारे बताएं। क्लियर है? अगर मान लो कभी सवाल आ जाए कि यहां पे ये एंगल थीटा पूछ बोले 10 थीटा की वैल्यू बताओ, तो अगर ये एंगल थीटा है दोस्त तो tan ऑफ थीटा या स्लोप,
स्लोप क्या टेन ऑफ थीटा होगा, टेन थीटा क्या एच होगा, क्या यहां से अगर तुमसे थीटा की वैल्यू कभी भी पूछी होगी मतलब टेन इनवर्स एच, टेन इनवर्स प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होगा ये थीटा। आई होप यहां तक कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। इसी के साथ एक ग्राफ और बनता है जो कि लास्ट है, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का भी ग्राफ पूछा जा सकता है। तो देखो बच्चा पार्टी, अगेन इक्वेशन लिखो, E इंटू वी स्टॉपिंग क्या एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन के बराबर होता है। अब अगर मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं, यहां पे मैंने रखा स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहां रखा मैंने फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहां पे सॉरी E इंटू वी स्टॉपिंग है, तो मैं क्या करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को, हर एक टर्म को यहां पे वन जनरेट करने के लिए E से सारे टर्म्स को डिवाइड कर देता हूं। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। E से डिवाइड करने के बाद जो अपने पास इक्वेशन निकल के आएगी, क्या बच्चा पार्टी, वो V स्टॉपिंग इज इक्वल टू एच बाई ई टाइम्स फ्रीक्वेंसी माइनस फाइव बाई ई आएगी। अगर बच्चा पार्टी मैं इसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने की सोचूं, एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने की कोशिश करूं, y एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल था, y एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है तो x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, तो जो स्लोप है क्या h बाई ई के बराबर होगा। ये जो स्लोप है क्या ये h बाई ई के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं इस लाइन का जो स्लोप होगा वो प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और वही इंटरसेप्ट c की बात करें तो वो वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इंटरसेप्ट माइनस का पाई बाय नेगेटिव इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे m क्या हो जाएगा, जो स्लोप होगा उस लाइन का जो स्लोप है m, वो h बाई ई के बराबर होगा। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, और अगर कंफर्टेबल हैं तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। ग्राफ की शक्ल वैसी ही आएगी, ग्राफ देखने में वही लगेगा, बस इस लाइन का जो स्लोप होगा वो h बाई ई होगा, और अब की बार जो ये इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर होगा, वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे, सहमत हैं यहां तक। एक एक पॉइंट क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल करते हैं। अब देखो सवाल कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन लिखो। कितने क्वेश्चन करा दिए थे 9 10 11 12, अब आएगा 13th। क्वेश्चन में क्या, मान लो तुमसे के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का तुम्हें ग्राफ दे दिया, यहां फ्रीक्वेंसी है, एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, यहां के ई मैक्स है, तुम्हें दो डिफरेंट मेटल्स के लिए ग्राफ दे रखा है। ये मेटल ए के लिए, ये बी के लिए पूछा है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिख दिया है, कमेंट ऑन वर्क फंक्शन ऑफ बोथ मेटल, दोनों मेटल के वर्क फंक्शन पे कमेंट करिए। पहला ऑप्शन कहता है वर्क फंक्शन ऑफ ए और बी दोनों का वर्क फंक्शन सेम होगा। बी ऑप्शन कहता है वर्क फंक्शन ऑफ ए ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ बी होगा। सी ऑप्शन कहता है वर्क फंक्शन ऑफ ए लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बी होगा। डी कहता है नन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सिंपली देखो बच्चा पार्टी, जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा नेगेटिव, जो ज्यादा नीचे टच कर रहा है वाई एक्सिस को,
जो ज्यादा नीचे आके वाई एक्सिस को टच कर रहा है ये यहीं पे कर दे रहा है, जो ज्यादा नीचे आके टच कर रहा है, क्या जिसके लिए इंटरसेप्ट की वैल्यू ज्यादा नीचे है, क्या उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा? क्या आप कह सकते हो यहां से देख के कि बी का वर्क फंक्शन ए से ज्यादा होगा? बी, क्योंकि बी के लिए इंटरसेप्ट ज्यादा निगेटिव है, ज्यादा नीचे आके कट कर रहा है, मतलब ये बी का वर्क फंक्शन दे रहा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ बी ये होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ ए सिर्फ इतना सा होगा। तो वर्क फंक्शन ऑफ ए क्या होगा? कम होगा। बी का वर्क फंक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वर्क फंक्शन ऑफ बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ ए, दैट इज मान लो पूछा होता दोनों के लिए स्लोप पे कमेंट करो, तो दोनों ही लाइन का जो स्लोप होगा वो सेम होता, प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होता। ए मेटल के लिए भी जो स्लोप आता है स्ट्रेट लाइन का, प्लैंक्स कांस्टेंट एच के बराबर होता है। बी के लिए भी जो स्लोप आता है वो एच के बराबर ही आता है, बस फर्क किस में आता है? इंटरसेप्ट में। आई होप यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। आगे बढ़ जाया जाए। यहां तक क्लियर हो तो कुछ सवाल और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। यूजिंग द ग्राफ एज शोन, फाइंड आउट फर्स्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस ग्राफ को देख के हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है। सेकेंड पार्ट में मेटल का वर्क फंक्शन बताना है, के मैक्स ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बताना है। समझो, सबसे पहले काम करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या है? मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर होती है। मतलब जो तुमने के मैक्स लिखते थे काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन लिखते थे। क्लियर है? समझो बच्चा पार्टी, अगर तुमने फोटोन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ही डाला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ही डाला, मतलब इस एनर्जी ऑफ फोटोन और मेटल का वर्क फंक्शन बराबर हो जाएंगे। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालोगे तो जो एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फोटोन जब डालोगे तो फोटोन की जो एनर्जी होगी एग्जैक्टली मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर होगी। मतलब फोटोन के पास इतनी ही एनर्जी है कि जस्ट इलेक्ट्रॉन को फ्री करा पा रहा है। लेकिन उस केस में जो के ई मैक्स मिलेगी इंसिडेंट फोटोन को, क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, उसकी फ्रीक्वेंसी के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, मतलब उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होगी उस फोटोन की, तो 5 - 5 कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब जब आप इंसिडेंट फोटोन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालेंगे तो के ई मैक्स उस केस में जीरो मिलेगा। तो के ई मैक्स क्या वाई एक्सिस पे है? क्या यहां पे जीरो मिल रहा है? मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब 2 × 10⁻15 है, जब 10⁻15 है, उस वक्त जो आपको उस वक्त के ई मैक्स जीरो है, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी, क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली बोल सकते हो? तो ये चीज नोट्स में भी डाल दो। जो के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया था, के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बनाया था ये वाला, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे न्यू नॉट लिख दिया। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ को देख के डायरेक्टली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताई जा सकती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो होगी, बिकॉज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जब फोटोन डालोगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन के बराबर होता है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन और वर्क फंक्शन बराबर हो गए, वो तो जीरो हो गया, मतलब उस वक्त के ई मैक्स जीरो होगा। तो के ई मैक्स जब जीरो हो रहा है उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो जो यहाँ पे जो कट कर रहा है, मतलब ये जो लेंथ है, टेक्निकली समझो, ये लेंथ जो है वो आपको क्या बता दे रही है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये जो लेंथ है ये क्या बता दे रहा है? वर्क फंक्शन फाई। ये लेंथ क्या बता दे रही है? वर्क फंक्शन। और ये वाली लेंथ जो है, ये जो कट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता दे रही है। आई होप यहां तक क्लियर होंगे, कंफर्टेबल होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो डायरेक्टली ग्राफ देख के बताते कि भाई के ई मैक्स जहां पे जीरो हो रहा है वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उस पॉइंट पे वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ये 2 × 10⁻15 क्या हो गई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा पूछा है मेटल का वर्क फंक्शन। अगर तुम्हें
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता चल गई, तो वर्क फंक्शन के हमारे शास्त्रों में लिखा है कि h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। चलो प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 इंटू 10⁻15। तो मल्टीप्लाई कर दो 13.2 इंटू 10⁻⁻34 और यहाँ 15, तो 34 में से 15 माइनस कर दो, तो 34 में से 14 माइनस करोगे 20, 15 माइनस करोगे 19 इंटू 10⁻⁻19, ये आ जाएगा तुम्हारा जूल। तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल आ जाएगा 13.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। क्लियर है? थर्ड, के ई मैक्स ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। जब इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी इतनी होगी तो के ई मैक्स क्या होगी, ये पूछा गया है। बहुत सिंपल सी क्या बच्चा पार्टी, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 लिखते हैं। एच प्लैंक्स कांस्टेंट क्या 6.6 इंटू 10⁻⁻34 बताया गया है भारतीय संस्कृति में। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन क्वेश्चन के मुताबिक 4 इंटू 10⁻15 है। 4 इंटू 10⁻15 माइनस वर्क फंक्शन, क्या वर्क फंक्शन ऑफ मेटल अपन निकाल चुके 13.2 इंटू 10⁻⁻19, 13.2 इंटू 10⁻⁻19, सारा टर्म्स एसआई यूनिट्स जूल में ही आएगा, के ई मैक्स भी। तो इसको और मल्टीप्लाई कर दो 6.6 को 4 से, 4 6 24 का 4 टू कैरी 24 2 26, तो 26.4 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा यहां से दोस्त। माइनस कर दोगे 13.2 इंटू 10⁻⁻19, तो सॉल्व कर लोगे, फाइनली आंसर इसका भी 13.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। आई होप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और बवाल मचा रहे होंगे। क्लियर है? तो तीनों पार्ट क्लियर है। पहला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, दूसरा वर्क फंक्शन कितना है, और तीसरा के ई मैक्स क्या होगा जब फ्रीक्वेंसी ये दी। आगे बढ़ जाए 15। इन द प्रीवियस क्वेश्चन एंगल विद फ्रीक्वेंसी एक्सिस विल बी। इसी क्वेश्चन में ये एंगल पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी एक्सिस ये, इससे जो एंगल बना रहा होगा ये स्ट्रेट लाइन, ये एंगल थीटा की वैल्यू पूछी गई है। कितने बच्चे मानते हैं कि ये जो एंगल है इसका tan ऑफ थीटा लेंगे तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन के बराबर होगा। के ई मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ का जो स्लोप होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होता है, मतलब थीटा जो होगा वो tan इनवर्स h हो जाएगा। ऑलरेडी बता रखा हूं, हाँ या ना? तो tan इनवर्स h, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यहां तक सब लोग सेटल हो चुके होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ था दोस्त, क्या हम लोग ने ऐसा सीखा था? इस ग्राफ की शक्ल मैक्सिमम सबसे ज्यादा किससे मिल रही है? अभी अगर तुम्हें देखने में थोड़ी डिफिकल्टी लग रही है तो समझो, अगर मैं यहां से नीचे वाला पार्ट हटा दूं, अब तुम्हें दिख गया कहां से मैच हो रहा है? भाई बेसिकली नीचे वाला जो पार्ट है इस ग्राफ का, ये नहीं ड्रॉ था। अगर करोगे तो सिर्फ यही तो एक ऐसा ग्राफ है जिसमें नेगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है। आप कहोगे सर ये भी तो हो सकता था, बेटा इसमें इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट क्या ग्राफ का नेगेटिव आता था, माइनस का फाई आता था, प्लस फाई तो आता इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है इसलिए पॉसिबल ही नहीं है, इंटरसेप्ट हमेशा नेगेटिव मिलेगा।
ये ग्राफ, इसमें इंटरसेप्ट जीरो है। कोई ऐसा मेटल होगा जिसका वर्क फंक्शन जीरो हो, मतलब इलेक्ट्रॉन पड़े हैं मजे में, हाँ आओ ले जाओ बारात है, ऐसा थोड़ी ना है। कुछ ना कुछ तो मेटल वर्क फंक्शन होगा, तो वर्क फंक्शन जीरो तो हो ही नहीं सकता, और ये तो सवाल ही नहीं उठता। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। कंफर्टेबल है? चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट को अगर समझने की कोशिश करें, इस एक्सिस पे बच्चा करंट आई, करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पे पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, ये न्यू नहीं है, वी है पोटेंशियल। तो जब करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ किया गया, तो एक्सपेरिमेंटली, ये इक्वेशन से नहीं आया, पिछला वाला ग्राफ इक्वेशन से आया था, ये कैसे आया? एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये ग्राफ कुछ इस तरीके के देखा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखा। या मुझे लगता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो कई बच्चे कहते थे सर लेक्चर, सारे लेक्चर मत एक्सटेंड करो, मुझे भी लग रहा है कि सारे नहीं लेक्चर एक्सटेंड करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, बिकॉज डिटेल में समझाएंगे तो आधे घंटे से ज़्यादा का समय ले जाएगा, फिर तुम लोग रो दोगे, तो बेटर है कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही। तो देखो बच्चा बर्थडे, ये यकीन नीट वाली मॉड्यूल से होमवर्क है, प्लस होमवर्क आज का क्या है पहले ये समझ लो, फिर आगे की बात समझाता हूँ। समझना, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। DPP2 करनी है, सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन तो जानबूझ के काफ़ी डिफिकल्ट डाले हैं कि तुम्हें ये ना भ्रम होने लगे अपन तो बहुत तेज हो गए और सर ने, अमन सर क्या मतलब जलवे वाले सर मिल गए, सारे सवाल होते हैं। तुम्हें एक तो ये भ्रम ना हो जाए, किस लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ सवाल अच्छे खासे डाले हैं। तो वो सवाल तुमसे तभी होंगे, मतलब जब काफ़ी मेहनत कर लो या फिर सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, दूसरी बात, मैंने जो DPP फ्रेम करी थी उसमें ये सोचा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल तक तो मैं पढ़ा दूंगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला ग्राफ नहीं पढ़ा पाया आज टाइम के लिमिटेशन के चलते। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले जो सवाल होंगे, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल के ग्राफ पे बेस्ड हो, या इंटेंसिटी वाले, जहाँ पे भी जिन क्वेश्चंस में इंटेंसिटी या स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे शब्द आ रहे हो, उनको छोड़ देना। कुल मिला के बात है, DPP2 से जितने सवाल हो पाए वो कर लेना। यकीन नीट के मॉड्यूल से ये इतने सारे सवाल हैं जो तुम्हारे होमवर्क है, करने हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा ये करीब 50 सवाल है, DPP में करीब 30 सवाल है, 80 ये, 20 सवाल आज क्लास में हो गए, करीब 100 सवाल तो आज के ही है। मोटा मोटा मुझे लगता है 3 की जगह एक लेक्चर और लग जाएगा, 4 लेक्चर लगेंगे फोटो इस वाले में, अ, मतलब डुअल नेचर में जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, स्पीड धीमे धीमे बढ़ती चली जाएगी, तुम्हारी भी कैलकुलेशन की बढ़ती जाएगी, अपना भी पेस तुम्हारे साथ सेट हो जाएगा, तो उसकी टेंशन ना लो। सिलेबस मैंने बोल दिया 31 मार्च तक कंप्लीट कराऊंगा, तो कराऊंगा। और आगे कई लेक्चर्स है ना, काइनेमेटिक्स एनिमेटिक्स में मैंने जानबूझ के बफर में लेक्चर ज़्यादा ले रखे थे, इधर लेक्चर थोड़े कम थे, तो कोई बात नहीं है, वो एडजस्ट हो जाएंगे बाद में, जो तुम्हारा गैप बनेगा ना वो मैं एडजस्ट करवा दूंगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात यहाँ तक की रही सीखने सिखाने की, होमवर्क की। तो होमवर्क DPP2 सारे क्वेश्चन नहीं हुए, एक तो कुछ थोड़े डिफिकल्ट है, कुछ तुमने अभी तक पढ़ा नहीं, लेकिन जितने हो जाए आज ही अटेम्प्ट कर लेना। यकीन नीट के मॉड्यूल में भी जितने ये सवाल हैं सारे के सारे कोशिश कर लेना, अटेम्प्ट कर लेना। आगे का डिस्कशन इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेकर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप लोग के लिए कि जो ड्रॉपर नीट है बच्चे, आप लोग के लिए रियल टेस्ट होने वाला है 10 नवंबर को, जो इंडिया का बिगेस्ट ऑफलाइन टेस्ट है। आप सभी को देना है। आप कहोगे सर हमने तो ये सिलेबस पढ़ा ही नहीं, बेटा पिछले साल तो पढ़ा था। मैंने क्या सिखाया है? टेस्ट नंबर देने के लिए नहीं, स्कोर करना देना है। टेस्ट हमें इसलिए देना है ताकि
हम टेस्ट के माहौल से कंफर्टेबल हो सके। कितने लोग ऐसे ईमानदारी से बताओ क्लास में कि उन्हें लगता है लास्ट ईयर उनका एक सिर्फ सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि वो डर गए थे काफ़ी टेस्ट में उनके हाथ पैर देने, क्योंकि होता क्या ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, ऑफलाइन सेंटर पे जाके टेस्ट देने की आदत होती ही नहीं है। तो ऑफलाइन टेस्ट है, ज़रूर देना है। और तुम्हें क्या करना होगा, सिंपली फिजिक्स में ढूंढ ढूंढ के जो सवाल तुम कर सकते हो उतने करो, मतलब इनफैक्ट पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तुम सारे क्वेश्चन रीड करो और देखो क्या अभी एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पे तुमसे कितना हो पा रहा है। तुम देखोगे काफी कुछ कर ले जाओगे तुम। ठीक है, तो पेपर जरूर दो, पेपर जितना दोगे उतना एग्जाम के टेस्ट के माहौल से थोड़ा कंफर्टेबल हो गए। एक्चुअल एनटीएलआई का एग्जाम होगा 250 से ज़्यादा सिटीज़ में हो रहे हैं, वो सारी चेक कर लेना कौन से सिटीज़ में। ऑब्वियस सी बात है, बहुत दूर ट्रेवल करके जाना पड़े तो मत देना, तुम्हारे सिटी में हो तभी। 10 रियल टेस्ट मिलेंगे प्लस 14 प्रिंटेड टेस्ट विद ओएमआर शीट मिल जाएगी। पेपर डिस्कशंस होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। ये पिछला जो रियल टेस्ट 1 हुआ था उसके टॉपर्स हैं, देखो कि जो रियल टेस्ट 1 में जो टेस्ट 1 का टॉपर है बच्चा आकर्ष मिश्रा, उसके 700 नंबर आए हैं, वो बाराबंकी का रहने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेपर ऐसा बना दिया कि बहुत तो सबके 720 में 700, मतलब ठीक ठाक लेवल का आया, टॉपर के भी 700 ही नंबर हैं। ठीक है, तो ये टॉप 10 बच्चे हैं जो अलग अलग शहर से हैं जिन्होंने रियल टेस्ट दिया है। आप भी दीजिए। जो नवंबर में होने वाला है 10 नवंबर को रियल टेस्ट 2, उसका सिलेबस दे रखा है। फिजिक्स का ये है, केमिस्ट्री का ये है, बॉटनी का ये है, जूलॉजी का ये है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, एनरोल करो और मजे करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।